हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनवी एजुकेशन पे। और आज हमारी पॉलिटी की अगली क्लास होगी जिसमें हम पढ़ेंगे संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी मांग की कि कैसे कैसे इसकी मांगें उठी, इसके ऊपर क्या क्या मुकदमे हुए और बाकी सारी चीज़ें। तो शुरू करते हैं। तो संविधान सभा की पहली अप्रत्यक्ष मांग बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में अपने स्वराज विधेयक में की थी। यह एक अनौपचारिक मांग बताई जाती है। मतलब ये है कि सबसे पहले जो संविधान सभा या फिर आप कह सकते हो कि स्वयं के द्वारा राज करने की विधि के बारे में, देखिए संविधान सभा का मकसद क्या था। संविधान सभा का मकसद ये था कि भारतीयों का शासन किसके द्वारा चलाया जाए, भारतीयों के द्वारा ही चलाया जाए। इसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, तो इस वजह से इसको कहा जाता है कि संविधान सभा की जो देखिए ये संविधान सभा की मांग नहीं थी, ये संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाना चाहिए। यानी कि जो नियम कायदे कानून है वो भारतीयों के लिए भारतीयों के द्वारा बनाए जाने चाहिए। ये बात कही गई थी स्वराज विधेयक में। तो बात तो वही हुई फिलहाल, है ना। आप चाहे कान इस हाथ से पकड़ो चाहे उस हाथ से पकड़ो, है ना, बात तो वही है। तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक पेश किया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम औपचारिक मांग यानी कि प्रत्यक्ष रूप से किसी ने कहा था कि भैया हमें एक संविधान चाहिए अपने भारतीयों के लिए, तो वो कहा था एम एन रॉय। एम एन रॉय ने 1934 में ये बात रखी थी कि संविधान सभा होनी चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से इन्होंने कहा था। 1922 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका में कहा था कि भारतीयों की इच्छा अनुसार संविधान बनाया जाएगा। ठीक है, ये बात कब कही गई, 1922 में। इसके बाद बात करते हैं स्वराज शब्द। जो स्वराज शब्द जो 1895 में जो स्वराज विधेयक आया था उसके अंदर प्रयोग किया गया था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से किसी ने इस शब्द का उपयोग किया था। देखिए वो लिखित में था लेकिन उपयोग नहीं किया था। ठीक है, तो स्वराज शब्द का आधिकारिक प्रयोग 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये बात देखिए इन्होंने इनसे जब पूछा गया दादा भाई नौरोजी से कि आपने जो स्वराज शब्द का उपयोग किया है ये आप सोच कर आए हैं या फिर कहीं से आपने इसको ग्रहण किया है। तो इन्होंने कहा कि जो आपके दयानंद सरस्वती की जो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, उससे हमने इस शब्द को लिया है, स्वराज को। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो संविधान सभा में कुल सदस्य कितने चुने गए थे, तो कुल सदस्य चुने गए थे 389। कितने, 389 सदस्य चुने गए थे, जिसमें आपके 292 11 ब्रिटिश प्रांतों से थे, कमिश्नरी क्षेत्र से 4 और देशी रियासतों से 93 सदस्य थे। चुनाव का प्रकार क्या रखा गया, तो चुनाव का प्रकार रखा गया था अप्रत्यक्ष रूप से। विधानसभा या फिर विधान परिषद जो इस समय कहा जाता है, उसके जो सदस्य हैं उनके द्वारा मत दिया जाएगा। और अप्रत्यक्ष रूप से जैसे आपका राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है, वैसे इस चुनाव को कराया जाएगा। ठीक है, प्रतिनिधित्व कैसे रखा गया, तो प्रतिनिधित्व रखा गया एकल संक्रमणीय मत के उपयोग करके अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब ये होता है कि जैसे 3 कैंडिडेट खड़े हैं तो उनको हम प्रेफरेंस देंगे कि हमें जैसे ए बी सी है तो हमें पहले नंबर पे हम पसंद करते हैं ए को, दूसरे नंबर पे हम चाहते हैं कि बी हो, अगर ए ना हो तो बी हो, और अगर बी ना हो तो सी हो, ऐसे करके अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, मतदान प्रणाली क्या रखा गया था, फर्स्ट सॉरी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, इसका उल्लेख किया गया था। सॉरी, संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित तथा आंशिक रूप से मनोनीत थी। आंशिक रूप से क्यों, तो देखिए यहाँ पे जो आपके सदस्य थे 292 प्रांतों से और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से, तो ये जो आपके 296 जो थे ये आपके अप्रत्यक्ष रूप से ही सही लेकिन चुन चुन करके आए थे। ठीक है, चुनाव हुआ था इन लोग का, लेकिन जो ये 93 सदस्य थे इनको मनोनीत किया गया था राजा के द्वारा।
ठीक है, जो देसी रियासतों से आएंगे। क्यों? क्योंकि देसी रियासतें ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में नहीं थी, उनसे सिर्फ समझौता हुआ था, सिर्फ संधि हुई थी। तो इस वजह से वो अपने राज्य में चुनाव के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना यह था कि जब हम नियम कायदे कानून अपने यहाँ के खुद बनाते हैं तो हमारे लिए चुनाव क्यों, हम खुद भेजेंगे अपना आदमी, है ना। तो ये बात हुई थी। तो इस वजह से देसी रियासतों से मनोनीत होकर आए थे। कौन मनोनीत कर रहा था? तो वहां का जो राजा था, जो वहां का सम्राट था। और जो चुनाव हुए थे वो 11 ब्रिटिश प्रांतों के 292 और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 सदस्य। ठीक है, तो जो 296 सीट जिनके लिए चुनाव हुआ, उसमें से 208 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थी। ठीक है, और 15 सीटें जो जीती थी वो जीती थी अन्य लोगों ने, यानी कि जो अलग अलग पार्टी से थे, जैसे हिंदू महासभा थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, उनसे कितने लोग जीते थे? 15 लोग जीते थे, जिसमें से आपके 8 जो थे वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, यानी कि सिर्फ वो खड़े थे, उनका कोई मतलब पार्टी कोई नहीं थी उनकी। इसमें आपकी टोटल 15 महिलाएं थी, जिसमें आपकी विजय लक्ष्मी पंडित, जो आपकी पंडित नेहरू की बहन भी थी, राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला रॉय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, ठीक है, दक्षिणयानी दक्षियानी वेलायुधन, ठीक है, और बेगम एजाज रसूल, इसके अलावा एनी मस्करीनी, अप्पू स्वामीनाथन। ठीक, तो इसमें जो आपकी बेगम एजाज रसूल हैं, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो कि आपके संविधान सभा में चुन के आई थी। ठीक है, और इसके अलावा दक्षयानी वेलायुधन ये एकमात्र आपकी दलित महिला थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या में उत्तर प्रदेश से 5, बिहार से 1, मध्य प्रांत से, उत्तर प्रदेश उस समय संयुक्त प्रांत हुआ करता था, सॉरी जुकाम हो रखा है भाई। ठीक है, बिहार से 1, मध्य प्रांत से 1, मद्रास से 3, बंबई से 1, उड़ीसा से 1, बंगाल से 2, टोटल महिला जो आपकी प्रतिनिधित्व थी वो इतनी थी। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से पूछा जाता है, तो उत्तर प्रदेश यानी कि संयुक्त प्रांत, जिसमें आज का जो उत्तराखंड है, ठीक है, और आज का जो उत्तर प्रदेश है, ये पूरा एरिया आया करता था। ठीक है, इसमें मैंने बता दिया दक्षयानी वेलायुधन एकमात्र दलित महिला थी, बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी, और विजय लक्ष्मी पंडित ये संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, महिला अध्यक्ष बोलेंगे, अगर हम अध्यक्षा बोलेंगे तो हम फिर महिला नहीं लगाएंगे, ये हिंदी के नियम होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा में 389 सदस्यों के स्थान पे 299 सदस्य रह गए थे, जिसमें आपके 229 यानी कि 229 सदस्य प्रांतों से और 70 सदस्य आपके देसी रियासतों से रह गए थे। अब आप बात करते हैं भाई साहब संविधान सभा की बैठकें। संविधान सभा की बैठकों से पहले एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को, और इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, कहाँ हुई थी? तो दिल्ली के असेंबली हॉल में। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था। ठीक है, और देसी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग नहीं लिया था। फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगली बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। एस.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया, और इसी दिन बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार भी चुना गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई।
तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, जिसका समर्थन पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया। 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृत किया गया और यह प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना था। उद्देशिका नहीं है, उद्देशिका पूरी तरीके से कॉपी नहीं करी गई थी, ठीक है, वो आधार बनी थी हमारी आज की प्रस्तावना की। इसी वजह से कहा जाता है कि प्रस्तावना कब पेश करी गई थी, तो वो 13 दिसंबर 1946 को पेश करी गई थी और 22 जनवरी 1947 को इसमें संशोधन करके इसमें सारी चीजें जो भारतीय संविधान के हिसाब से होनी चाहिए उसको जोड़कर इसको प्रस्तावना के रूप में भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में कुल वाचन कितने हुए थे? तो वाचन हुए थे आपके 3। प्रथम वाचन, वाचन का मतलब होता है बहस, ठीक है, तो बहस एक दिन नहीं चलती, ठीक है, जो भी चीजें होती है सारी रिकॉर्ड होती है, ठीक है। मान लो आज की बहस हुई, आज की बहस जहां तक पहुंची वहां तक पहुंची, उसके बाद फिर ये कहा गया कि चलो ठीक है लंच वंच कर लेते हैं, उसके बाद यहां से फिर से बात शुरू करेंगे। जैसे आप महिलाओं को देखते हो ना कि यार अभी तो चलो खाना बनाना है, बाद में आते हैं तो यहाँ से आगे बात बढ़ाएंगे, तो वो बात होती है, वो बैठकें होती हैं कि हाँ यहाँ तक हमारी आज की बैठक हो गई, अब इसको कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो वो जो कंटिन्यू हो रहा है उसको वाचन कहते हैं। टॉपिक एक ही है ना, तो जब तक वो टॉपिक चल रहा है वो एक ही वाचन गिना जाता है। ठीक है, तो टोटल कितने वाचन हुए थे? तो टोटल 3 वाचन हुए थे, जिसमें आपका प्रथम वाचन जो था वो 9 नवंबर 1948 से 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला था, 5 दिन। उसके बाद दूसरा वाचन जो चला था वो भाई साहब सबसे लंबा वाचन था। ये कब से कब तक चला? तो ये 15 नवंबर 1948 से शुरू हुआ था, 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, कब से कब तक? 15 नवंबर 1948 से चला था और 17 अक्टूबर 1949 तक चला था, यानी कि टोटल लगभग 11 महीने की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 1 महीना कम रह गया था, नहीं पूरा 1 साल चलता, लगभग 11 महीने, एक आध दिन ऊपर नीचे था। ठीक है, तो टोटल ये 11 महीने चला था। तीसरे वाचन की बात करते हैं, तो तीसरा वाचन चला था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक, और इस दिन संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत कर लिया था। ठीक है, दूसरा वाचन सबसे बड़ा वाचन माना जाता है, जो कि है भी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इस दिन 284 लोगों ने संविधान सभा के 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें एक सबसे बड़ी बात पूछी जाती है कि तिरछे साइन किसके हैं? जो 284 लोग जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे उनमें से तिरछे साइन किसके हैं? सबके साइन सीधे हैं, एक ही आदमी जिसके साइन तिरछे हैं। उसके पीछे कारण क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया था और उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होने के लिए अपने आप को बिजी कर लिया। ठीक है, और इसी दौरान ये कहा गया कि भैया चलो चलो सब लोग साइन करते हैं। तो इस समय पे जो सबसे सक्रिय थे और जो माने जा रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाया जाता है और वो सबसे पहले अपने हस्ताक्षर कर देते हैं। लेकिन जैसा हमेशा से माना जाता है कि जो सबसे ऊपर होगा, हमारे भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है राष्ट्रपति को। ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन हुआ? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से पहले किसी के साइन कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ पे जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए शपथ ग्रहण करके, तो उन्होंने देखा कि यार जवाहरलाल नेहरू ने पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो उन्होंने अपने हस्ताक्षर तिरछे कर दिए थे। तिरछे मीन्स कि जहां पे सब लोगों ने हस्ताक्षर किए उसी के ऊपर तिरछे, ठीक है, तिरछे कर दिए थे। तो इस वजह से काफी पूछा गया भी है कि संविधान पर 284 में से किसके हस्ताक्षर तिरछे हैं?
तो वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हैं। ठीक है। हालांकि कुछ लोग कहते भी हैं कि जवाहरलाल नेहरू अगर चाहते तो प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देकर जिन्ना को बना देते तो भारत का विभाजन नहीं होता, लेकिन वो भी गलत होता फिर, है ना। वो गलत क्यों होता, क्योंकि वहां पे फिर जिन्ना जब प्रधानमंत्री बनता तो वो मुस्लिमों का हित चाहता और मुस्लिमों के प्रति वफादारी निभाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर देता। हालांकि मुस्लिमों को समर्थन करना उतना गलत नहीं था, ठीक है, हर नेता करता है अपनी जाति का समर्थन, लेकिन जो उसका माइंडसेट था ना, जिस हिसाब से उसने कत्लेआम मचाया था भाई साहब 16 अगस्त 1946 को, तो बहुत गलत हो जाता है यार उस दिन, अगर पंडित नेहरू मान जाते। ठीक है, तो खैर ये सारी बातें अलग हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। संविधान सभा का मसौदा तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था और इसमें 63,96,729 रुपए यानी कि लगभग 64 लाख रुपए लगा था। ठीक है, मूल प्रतियां हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई थी। अंग्रेजी में लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने और हिंदी में लिखा था वसंत कृष्ण वैद्य ने, और इस पे जो सजावट करी थी वो करी थी नंदलाल बोस ने। ठीक है, कुल सत्र इसमें हुए थे 11 और 1946 में एक अंतरिम सरकार की गठन की बात कही गई थी कैबिनेट मिशन में, जब तक भारत का संविधान बन नहीं जाता, लागू नहीं हो जाता, तब तक जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें आपका जो जवाहरलाल नेहरू, उनको राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मंत्रालय को सौंपा गया था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सौंपा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि, जॉन मथाई को उद्योग एवं नगर आपूर्ति, जगजीवन राम को श्रम, बलदेव सिंह को रक्षा, CH भाभा को जो आपके कार्य खनन और ऊर्जा मंत्रालय सौंपा गया था। लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय सौंपा गया था जो कि आपके मुस्लिम लीग से थे। ठीक है, अब्दुल रब नसरात, इनको डाक, वायु और रेलवे संचार मंत्रालय सौंपा गया था। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला मंत्रालय सौंपा गया था। आई चुंदरीगर, ये कैसा नाम हुआ यार, वाणिज्य मंत्रालय इनको सौंपा गया था। ठीक है, गजनफर अली खान स्वास्थ्य मंत्रालय और योगेंद्र मंडल को विधि मंत्रालय। इसमें आपका सबसे ज्यादा जो जरूरी रहेगा वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक तो आपका जवाहरलाल नेहरू, ये इंपॉर्टेंट है, सरदार पटेल ये इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र प्रसाद ये इंपॉर्टेंट है, जॉन मथाई बहुत पूछे जाते हैं, बलदेव सिंह बहुत पूछे जाते हैं, लियाकत अली खान बहुत पूछे जाते हैं, सी राजगोपालाचारी बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बस और कोई नहीं। तो ये आप 1 2 3 4 5 6 7 जरूर याद रखिएगा। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला मंत्रालय, लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय, बलदेव सिंह, अब जो रक्षा करेगा भाई उसके पास बल तो होना चाहिए, तो इनके नाम में ही बल है। ठीक है, जो रक्षा करेगा उसके पास बल होगा, तो बलदेव ऐसे याद रख सकते हो। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, तो भैया देखो जो पिता होता है, देखिए हमारे घर का मुखिया कौन, हमारे पिता, तो पूरे देश का मुखिया कौन, राष्ट्रपति। तो जैसे हमारे पिता घर का भरण पोषण, है ना, खाना खजाना ये सारी चीजें देखते हैं, तो वैसे ही देश का कौन देखेगा, राष्ट्रपति। तो खाद्य एवं कृषि वैसे देख सकते हो आप। सरदार पटेल को गृह मंत्रालय सौंपा गया था तो सबको पता है भाई साहब। और सूचना एवं प्रसारण, तो आपको पता होगा कि जो प्रांत थे, देसी रियासतें जो थी, उनको शामिल करवाने का काम किसका था, तो वो था आपका सरदार पटेल का। तो सरदार पटेल का जब ये काम था तो सूचना और प्रसारण यानी कि जो कामकाज होगा सूचना वगैरह का, तो वो कौन देखेगा,
भाई सूचना तो भेजनी पड़ेगी ना कि हाँ हम आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हो। ठीक है, बाकी जॉन मथाई और इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों आप याद कर लीजिए तो ज्यादा सही है यार, है ना। बाकी जॉन मथाई का ऐसे भी याद रख सकते हो कि सबसे पहले गणतंत्र भारत का जो बजट पेश किया था वो जॉन मथाई ने ही पेश किया था, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। इसके अध्यक्ष माउंटबेटन थे जो कि वायसराय हुआ करते थे, और उपाध्यक्ष थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार के संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यह देश की सरकार जो दो राष्ट्र चला रही है। ठीक है, आगे बढ़ते भाई। तो ये है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, जिसमें आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। राष्ट्रमंडल एवं विदेशी मंत्रालय इनके पास रखे गए, और वैज्ञानिक शोध इनके पास रखे गए थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री तो सबको पता होगा। ठीक है, और इसके अलावा राष्ट्रमंडल और विदेशी मंत्रालय यह इनके पास पहले भी था, अंतरिम सरकार में भी। वैज्ञानिक शोध आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो डीआरडीओ है और जो इसरो है, इसको आपको पता होगा कि डीआरडीओ और इसरो, इन दोनों के जो प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और होते भी हैं। डीआरडीओ और इसरो, इन दोनों के प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है, नीति आयोग के प्रमुख, योजना आयोग के प्रमुख, वो भी प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो, और ये चीजें लगभग सबको याद होती है ना। सरदार पटेल, गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ये आपको पहले भी याद था, है ना, याद करना ही है मतलब। तो राज्यों के मामले, अब भैया जब सारी देसी रियासतें जो थी वो सरदार पटेल सम्मिलित करवा रहे थे, तो कौन देखेगा राज्यों के मामले? सरदार पटेल ही देखेंगे, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वही खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। अब यहाँ पे याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद, वहां पे कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे शिक्षा मंत्री, शिक्षा एवं कला मंत्री। ठीक है, यहाँ पे कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। जॉन मथाई को वहां पे क्या दिया गया था? तो जॉन मथाई को यहाँ पे दिया गया था, देख सकते हो आप, दिखाते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा कंपैरिजन करवा देते हैं ना। जॉन मथाई को यहाँ दिया गया था उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। तो यहाँ पे क्या दिया गया इनको? जॉन मथाई को दिया गया रेलवे एवं परिवहन। ठीक है, आर के षणमुखम शेट्टी, इनको वित्त मंत्री बनाया गया था। तो याद रखिएगा। अच्छा, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? नहीं, कोई गलती नहीं हुई, ठीक है। तो आर के षणमुखम शेट्टी, इनको वित्त मंत्री बनाया गया था 1947 में। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो वो किया था षणमुखम शेट्टी ने। और अगर आपसे पूछे कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो वो किया था आपके जॉन मथाई ने। ठीक है, ये बात कहीं पे किनारे याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो षणमुखम शेट्टी ने। और गणतंत्र भारत का, यानी कि 1950 में जब हमारा गणतंत्र हो गया था भारत, तब किसने बजट पेश किया था? तो वो पेश किया था आपके जॉन मथाई ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर, इनको बनाया गया था विधि मंत्री। अब कानून लिख रहे हैं तो इन्हीं को बनाया जाएगा। जगजीवन राम श्रम मंत्री वहां भी थे, श्रम मंत्री यहाँ भी है। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री वहां भी थे, यहाँ भी है। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। अब इनको आप याद रखने की एक ट्रिक बता देता हूं मैं, जिसके नाम में ही अमृत है तो वो तो स्वस्थ कर ही देगा भाई साहब, है ना। सी एच बाबा, वाणिज्य मंत्री। रफी अहमद किदवई, इनको संचार मंत्री बनाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति, जो कि आपके पहले कौन थे? जॉन मथाई, यहाँ पे क्या हो गया? रेलवे में। और वी एन गाडगिल, इनको कार्य एवं खनन मंत्री बनाया गया था। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। तो प्रधानमंत्री को तो याद ही रखना है भाई साहब, गृह मंत्री भी याद रखने हैं, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। ठीक है, जॉन मथाई चूंकि चेंज हो गए हैं तो इस वजह से। षणमुखम शेट्टी, ये तो याद ही रखना है। बी आर अम्बेडकर, ये याद ही रहेगा। जगजीवन राम, ये भी याद रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बलदेव सिंह पहले भी आप याद रख सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अमृत कौर, ये याद रखना है। ठीक है,
इसके अलावा आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये बहुत पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के ऊपर से कितने, ऊपर से आपको ज्यादा याद नहीं करना है, 5-6 तो याद ही है। और इसके अलावा आपका जॉन मथाई को याद करना है, षणमुखम शेट्टी को याद करना है, तो 4 आपको यहाँ से याद करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया और इसी दिन संविधान के 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। देखिए, जो वनडे एग्जाम होते हैं, जो छोटे एग्जाम होते हैं, उसमें बस इतना ही पूछा जाता है कि 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान अंगीकृत किया गया, तो उस समय भारत के संविधान के कितने अनुच्छेद भारत में लागू कर दिए गए थे। तो 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़िए, तो यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, आरओ जैसे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन कौन से अनुच्छेद थे। तो आपको याद रखना है 5, 6 और 7। ये भाई साहब आपके नागरिकता के प्रावधान थे, जिसमें आपका 5 तो नागरिकता से सीधे जुड़ा हुआ है कि जन्म से नागरिकता, है ना, संविधान से नागरिकता। और 6 में कहा गया कि जो पाकिस्तान से भारत आएंगे उनको नागरिकता। और 7 में कहा गया है जो पाकिस्तान से भारत से जो पाकिस्तान जाएंगे उनकी नागरिकता समाप्त होने के लिए। तो ये बात जरूरी है क्योंकि उस समय आदान प्रदान हो रहा था लोगों का, है ना। 8 और 9 ये भी नागरिकता से जुड़े हुए हैं। 60, चूंकि भाई साहब राष्ट्रपति को शपथ तो दिलानी थी ना, तो 60 में क्या है, राष्ट्रपति की शपथ, तो उसको लागू करना जरूरी है। इसके अलावा 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394, 92, 93, 91, 92, 93, 94, ये तो लगातार ही है। तो लास्ट के तो याद ही करने हैं, ठीक है, एकदम आखिरी वाला नहीं, आखिरी के 4, है ना, 91, 92, 93, 94। इसके अलावा 89, 80 लगातार है, 88 है, 80 से 88, 66, 67 और यहाँ पे 24, है ना। तो कुछ याद करने हैं, कुछ तो याद ही हो जाएंगे ऑटोमेटिक। 26 नवंबर को संविधान दिवस या फिर विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी समय हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि इस समय 26 जनवरी 1930 को हमने लाहौर में अपना एक स्वतंत्रता खुद को मतलब स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया था, ठीक है, और हमने वहां पे तिरंगा फहराया था लाहौर में। तो इस वजह से सोचा गया कि जब 26 जनवरी को हम ये चीज मना चुके हैं तो इस समय राष्ट्र के लिए एक चलो गणतंत्र दिवस घोषित कर देते हैं। इस वजह से 26 नवंबर को न लागू करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, संविधान सभा के अन्य कार्य क्या है? तो संविधान के निर्माण और कानून को लागू करने के अलावा संविधान सभा में निम्न कार्य हुए थे। संविधान सभा ने वर्ष 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया था, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल जरूरी। देखिए, जो 1949 में जब हम ब्रिटेन से पूरी तरीके से आजाद हो चुके हैं तो हमें राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करने की क्या जरूरत थी? अमेरिका भी तो ब्रिटेन का उपनिवेश रहा था, अमेरिका ने तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण नहीं की, तो हमें क्या जरूरत पड़ गई कि हम राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करें? क्या जरूरत थी, है ना। मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए था, बाकी जो भी इच्छा रही हो उन लोगों की, है ना। क्योंकि संविधान सभा में ना जो ज्यादातर लोग थे उनकी सोच जो थी वैसी ही थी। हालांकि हम इन सब चीजों से क्या मतलब है यार, जो हो गया सो हो गया, है ना। बढ़ते हैं आगे। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, चूंकि 15 अगस्त 1947 को ध्वजारोहण करना था, तो भैया हमारा एक राष्ट्रीय ध्वज तो होना ही चाहिए। तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस गीत को लिखा। राष्ट्रगान की गायन की अवधि 52 सेकंड होती है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार 1896 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, चटर्जी है यार, ज्यादातर चटर्जी मिलता है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ नामक उपन्यास में लिखा गया था। इस गीत के गायन की अवधि 65 से 69 सेकंड है, ठीक है। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया था। तो संविधान सभा ने नियुक्त किया था, ठीक है। इस समय तक चूंकि इलेक्शन हुए नहीं थे तो लोकसभा थी नहीं, तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति किसने की थी, तो संविधान सभा ने, ना कि लोकसभा या फिर चुनाव के द्वारा, ठीक है। 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर अपनाया गया, जिसमें चैत्र पहला महीना होता है, जो कि सामान्यतः लगभग 22 मार्च के आसपास पड़ता है ना। तो राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? शक संवत, ठीक है। शक संवत जो है वो आपका राष्ट्रीय कैलेंडर है, जिसमें आपका पहला महीना जो पड़ता है चैत्र पड़ता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।